नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर आज दूसरा सेट हम लेकर आए हैं, जहां पे 100 क्वेश्चन का सिनारियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो वीडियो को देखें, आप भी आंसर कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स करिएगा। रोज सुबह 9 बजे ये प्रैक्टिस सेट मिलता है और इसका पीडीएफ आपको वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे शेयर किया जा रहा है। जल्द ही आप लोगों को बिहार दरोगा और बिहार एसएससी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो जल्द से जल्द आप लोग जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए और बिल्कुल परीक्षाओं जैसा ही प्रश्न कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचाने का, तो प्लीज सपोर्ट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। और जो सेट नंबर 1 है इसको भी देख लीजिएगा, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको अपलोड किए जा रहे हैं। इससे पहले 2 डेमो क्लासेस भी हमने आपको दिए हैं, उन दोनों डेमो क्लासेस को भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब लिए चलते हैं इन सभी 100 प्रश्नों पे, जहां पे आपसे ये सवाल सारे पूछे जाएंगे और आप भी यहाँ पे आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किन वायसराय के समय लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू किया और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल, वो वायसराय उस समय कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लॉर्ड इरविन इज द करेक्ट आंसर। जो भी छात्र यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं, ए इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और जतिन दास जो हैं 14 जून 2029 को, ठीक है, 14 जून 2029 से ये निर्णय लिए थे कि हम लोग जो है यहाँ पे अनशन करेंगे और ये भूख हड़ताल के रूप में होगा। और ये 13 जुलाई 1929 से ईस्वी से लेकर भूख हड़ताल जो चल रही थी 64 दिन का था, 13 सितंबर 1929 तक चला था, जिसमें कि उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये एक क्रांतिकारी थे जतिन दास। तो लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 पे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आंसर कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तभी आपका उत्तर हम सही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, लॉर्ड, जी हाँ, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, लॉर्ड विलियम वेंटिक, जो कि उस समय प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ पे, मैं इसलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो है भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। एक क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से, भारतीय जब विद्रोह होने शुरू हो गए थे, है ना, उस समय जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिन यहाँ पे उत्तर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? लॉर्ड कैनिन। ठीक है, बट यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल की बात होगी तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम वेंटिक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, 3 पे आंसर करेंगे। संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? एग्जैक्टली आंसर करिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आप उत्तर ई कर रहे हैं तभी आपका उत्तर सही है। और बीपीएससी परीक्षा अगर देने जा रहे हैं तो भाई यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ई ऑप्शन से खेलना सीख जाइए। राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। तो याद रखिएगा नाम यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको बता दें कि इनको भारतीय संविधान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इनसे पहले जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन संविधान सभा का वो अस्थायी सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा का पहला बैठक का अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946, है ना, 9 दिसंबर 1946। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, फटाफट देखते हैं यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है अभी यहाँ पे। कौन सा युद्धपोत पूर्वी और पश्चिमी कमान में रहने वाले भारतीय नौसेना का एकमात्र डूबने वाला युद्धपोत है? तो बिल्कुल आईएनएस खुकरी यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कल भी आपको बता चुके थे। ठीक है, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध में ये डूब गया था। 1971 के दौरान किससे भारत का युद्ध हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत और पाक का युद्ध हुआ था, जिसमें के दौरान ये डूब गया था। ठीक है, आईएनएस खुकरी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे। बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें हैं, तो आंसर कर लेंगे।
बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए तो 38 सीटें हैं बिहार के विधानसभा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एससी एसटी के लिए रिजर्व जो सीटें, कुल सीटों की संख्या यहाँ पे एक्चुअली अभी तो फिलहाल 40 शो करता है, लेकिन भाजपा का प्रदर्शन ये किया गया था उसके अनुसार, लेकिन यहाँ पे 38 है, हमेशा याद रखिएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 6 पे। किस तिथि से दमन और द्वीप तथा दादर नगर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया? तो ये देखिए डेट बताना है सिर्फ, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि दमन और दीव एक यूनियन टेरिटरी था हमारा, और एक दादर नगर हवेली भी यूनियन टेरिटरी था। अब ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है, दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया, विलय कर दिया गया है। अब ये नाम हो गया दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये पूरा नाम अब हो गया है। तो ये किस तिथि को हुआ था दोस्तों, याद रखिए 26 जनवरी 2020 को। कब हुआ था, 2020 को। तो याद रहेगा बी हमारा उत्तर सही होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सवाल नंबर अच्छा, यहाँ पे इसकी राजधानी जो है ना दमन ही है। एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि इसकी राजधानी अभी कहाँ है, तो दमन है। ठीक है, याद रखेंगे पूरा। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो बिल्कुल भोगवा नदी। अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो उत्तर बिल्कुल सही है। लोथल जो है ये लोथल गोदी जो कि विश्व की प्राचीनतम ज्ञात गोदी है, सिंध में स्थित हड़प्पा के शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय के बीच बहने वाली साबरमती नदी के जो प्राचीन धारा है, जी हाँ, जो कि भोगवा नदी, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे से संबंधित है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 8 पे आंसर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? तो उत्तर हम करेंगे दोस्तों राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। अक्सर आप एग्जाम में पढ़ते हैं, और सन 1921 की घटना है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था और इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया उस समय, और राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता माना जाता है। तो ये याद रखिएगा, आंसर कर लीजिएगा, ए का इज द राइट आंसर, 8 का ए हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था दोस्तों, जी हाँ, ये भी क्वेश्चन कल करवाए थे, महापद्म नंदन। ठीक है, नोट कर लीजिए, महापद्म नंद इज द राइट आंसर, और ये नंद वंश के ओरिजिनल संस्थापक माने जाते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे दोस्तों। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? बिल्कुल याद रखिएगा, सन 1818 ईस्वी में। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? हर सवाल के लिए 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिल रहा है, आंसर फटाफट नीचे कमेंट कीजिए। आप लोग भी, आप लोग के कमेंट से ही हमें यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपको नेक्स्ट क्यूज लेकर जल्द से जल्द आ सके हम लोग। तो याद रखेंगे दोस्तों, संसार की तो वैसे सभी सबसे लंबी नदी तो नील नदी होती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि सभ्यता जो है, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है, तो ये मिस्र की सभ्यता है। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे दोस्तों। भारतीय गणतंत्रता की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थित क्या थी जब वह संविधान लागू किया गया था? तो ये आसान सा प्रश्न है, संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न लोकतंत्र गणराज्य कहा गया था भारत को। तो आंसर कर लीजिए कि दोस्तों यहाँ से सी इज द करेक्ट आंसर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों को एक संघ था? 8 राज्यों का एक संघ, बिहार का कौन सा महाजनपद? देखिए 16 जनपद था पूरे भारत भर में, जिसमें कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद जो कि 8 राज्यों का संघ कहा गया था? तो वज्जी इज द करेक्ट आंसर, जो भी छात्र यहाँ पे उत्तर कर रहे होंगे, डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। यह 8 राज्यों का एक संघ कहा जाता है दोस्तों। और प्राचीन भारत का इतिहास में महाजनपद 16 थे, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में पढ़ना भी है, सवाल आएंगे यहाँ से जरूर। सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। बहुत लोग चिरांद करके आगे निकल जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा चिरांद और मनेर दोनों होगा,
है ना। ए और बी हमारा उत्तर दोनों होगा, इसलिए उत्तर अगर आपका ई है तो ही आपका उत्तर यहाँ पे सही है दोस्तों। ठीक है, मनेर अभी भी बिहार का एक जिला है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? आप लोग देखिए क्यूज पूरा दीजिए और शेयर कीजिए यार, है ना। आप लोग के एक शेयर से ही मोटिवेशन मिलेगा हमको, ताकि डेली ये क्यूजेज आपके लिए प्रोवाइड किया जा सके। और कैसा लग रहा है आप लोग को ये क्यूज, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा, है ना। ठीक है, और आपके लिए ये रोज सुबह 9 बजे अपडेट होकर आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जो बीपीएससी में अक्सर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वैसे क्वेश्चन का भी यहाँ पे डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, देखिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे डार्विन। ठीक है, याद रखिए चार्ल्स डार्विन इनका नाम था। सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं मित्रों 16 पे। महाभारत पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम राजवंश था। बिल्कुल, महाभारत जो है और पुराणों में लिखा हुआ है कि मगध जो है प्रथम राजवंश की स्थापना जो कौन किया था? तो ये बृहदत्त वंश ने किया था। किसने किया था? बृहदत्त वंश ने किया था, और ये राजवंश था। और महाभारत के आदि पर्व के अनुसार बृहदत्त के पिता जो थे वो कौन थे? तो वसु थे। कौन थे? तो वसु थे, जिन्होंने मगध में अपना, जो कि मगध में राजगीर है, जो कि वसुमती के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, उसकी स्थापना की थी। तो आज जो राजगीर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो वसु ने किया था, जो कि बृहदत्त के पिता थे। और महाभारत तथा है यहाँ पे लिखा हुआ, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम राजवंश था बृहदत्त वंश। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 17 पे, आंसर करिएगा। सन 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, मुख्य रणनीति थी। तो इसकी मुख्य रणनीति क्या थी? तो याद रखिएगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ए, बी और सी हमारा उत्तर हो जाएगा, तो इसलिए उत्तर हमारा ई सही होगा यहाँ पे। यहाँ ई इज द, एक से ज्यादा उत्तर सही है। सवाल नंबर चलते हैं मित्रों, देखिए 1991 में ना नई आर्थिक नीति लाई गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण में मैदान में उतारना था, चूंकि उस समय के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं हमारे। तो उन्होंने ही मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान संतुलन को दूर करने का एक निर्णय लिया था, इसलिए 1991 में आर्थिक नीति नई इंट्रोड्यूस की गई। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? तो ये भी कल क्वेश्चन करवाए थे, प्राकृतिक तत्वों से मिलता है। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों। आदम का फूल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? एक्चुअली पुल ही है ये, ठीक है। आदम का पुल, राम सेतु, तमिलनाडु, भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे है, ये तो आपको पता है। लेकिन ये भारत और श्रीलंका के बीच का ही पुल है, याद रखिएगा, आदम का पुल। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, तो एक्सपेक्टेड है। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटेन से आधारित है। जी हाँ, और हमारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, ये अनुच्छेद 1 के मौजूद भाषण और वाद विवाद और खंड जो है कांग्रेस सदस्यों के सदस्यीय विशेषाधिकार से संबंधित था। लेकिन यहाँ पे संसदीय विशेषाधिकार की बात हुई है और उसकी संकल्पना की बात हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश पे यहाँ पे आधारित है? तो ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे। दाब का इकाई क्या है? न्यूटन पर वर्ग मीटर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, जिसको हम लोग दाब का इकाई को हम लोग पास्कल से भी डिनोट करते हैं। पास्कल जो होता है बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के, यानी कि न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यह इकाई विशेष नाम से जाना जाता है, जब 1971 में इसको जोड़ा गया था। एसआई जो है, इसके पहले एसआई जो है पास्कल हुआ करता था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे। ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हुआ है, उसका नाम क्या है?
बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, गांधी सरोवर इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जैव विकास, देखिए जैव विकास को डी लैमार्क ने समझाया था। ठीक है, आंसर क्या कर लीजिएगा? डी लैमार्क, डी लैमार्क। बहुत लोग यहाँ पे चार्ल्स डार्विन करेंगे पर उत्तर गलत हो जाएगा। डी मार्क ने जैव विकास के जो उपर्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। किसने? डी लैमार्क ने। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इट्स अ बी, बेंगलुरु। अगर आप उत्तर बी कर रहे हैं तो उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। भारत सरकार ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ योजना के रूपरेखा को लागू करके उत्तराखंड राज्य में भी शुरू किया था। लेकिन यहाँ पे बात क्या हुई है कि कहां पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया सबसे पहले? तो हाल ही में किया गया बेंगलुरु में, याद रखेंगे। यहाँ पे आंसर हम बी करेंगे, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे दोस्तों। 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP26 कहां संपन्न हुआ था? बिल्कुल, अगर आप उत्तर बी कर रहे हैं, ग्लासगो में COP जो है 26 जो है ये शिखर सम्मेलन चल रहा था, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने के लिए ये समझौता किया गया था दोस्तों। याद रखेंगे, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट इसको कहा गया है, जो कि ग्रीन हाउस की गैसों के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जीवाश्म ईंधन को और कोयले के इस्तेमाल को कम करना इसका मेन उद्देश्य था। तो COP26, जी हाँ, ग्लासगो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ए इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1853 ईस्वी में मुंबई टू ठाणे है ना, ये सबसे पहले रेलवे लाइन भी चली थी, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे दोस्तों। वांडी वंश का युद्ध कब हुआ था? वांडी वंश का युद्ध हुआ था दोस्तों 1760 ईस्वी में। आंसर क्या कर रहे हैं? बी इज द करेक्ट आंसर, 22 जनवरी। डेट लिख लीजिएगा, सन 1760, 19 बोल दिया क्या मैंने? ठीक है, 1760 लिख लीजिएगा, 22 जनवरी 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। ये सवाल, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 28 पे, आंसर करेंगे। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां बना है? बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी, पहला बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और ये बना है दोस्तों कुशियार गांव, अररिया जिला है, नोट कर लीजिएगा, कुशियार गांव है वहां पे, ये वहां बना है बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क, नोट कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा अगर पूछे तो, जी हाँ, देखिए भीमलपुर जंगल जो कि मोतिहारी जिला का है और मोतिहारी और मुजफ्फरपुर सीमा पर स्थित है, वहां यमुना बायोडाइवर्सिटी बना था, के तर्ज पर बनाया गया था। ठीक है, और ये है आपका आंसर क्या? कुशियार गांव, अररिया जिला। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, ये तो सिंपल परिभाषा दे दिया गया है, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं। बिहार सरकार ने बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, बिहार सरकार ने बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर जहां कुल निर्यात का 10% जो करने का लक्ष्य रखा है वो 2025 तक का रखा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। और इससे जुड़े सारे प्रारूप तैयार करके उच्च स्तर पर समीक्षा भी की गई है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 31 पे। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है?
देखिए हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन उठा के लाए हैं। अभी तक हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, पॉलिटी के भी क्वेश्चन देखें तो ये ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। वैसे ज़्यादातर बांग्लादेश के बारे में पूछा गया है बीपीएससी में एग्जाम में, बट ये ध्यान रखिएगा भूटान के साथ भी पूछ सकता है। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ऑल इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ई हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 32 पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? बिल्कुल इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है। आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ से, ई इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है बिहार बीपीएससी परीक्षा को लेकर काफी संवेदनशील होता है और यहाँ से नंबर भी आपके डिटेक्ट होते हैं। तो आपका टारगेट जो है ना 110 का होना चाहिए। बिल्कुल परीक्षाओं में ऐसे ही आसान से आसान सवाल आपको गलत करवा सकता है। ठीक है, तो 110 का टारगेट लेके चलना है। हूबहू प्रश्न तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, आंसर कीजिए। भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 किस श्रेणी में स्थित है? बिल्कुल काराकोरम श्रेणी, सी इज द करेक्ट आंसर। गार्डविन आइंस्टीन जो कि विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2, तो K2 को किस श्रेणी के तहत रखा गया है? तो काराकोरम श्रेणी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे। फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर कब लिया था? फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर कब लिया था? मद्रास को लिया था पट्टे पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, सन 1639 में। जी हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने यहाँ पे कहा कि शासक तो मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किला बंद कोठी बनवाया था। क्या किया था? यहाँ पे एक किला बंद कोठी भी बनवाया था इन्होंने। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 35 पे। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ के थे? बिल्कुल वैशाली इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, सी वैशाली इज द करेक्ट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। वैशाली इज द करेक्ट आंसर। 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली रह चुकी है और एक जो है गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक लड़की पड़ी मिली जिसका नाम आम्रपाली था और आम्रपाली के माता पिता का नाम ज्ञात नहीं था और वह आम के पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिली, इसके लिए आम्रपाली इसका नाम रख दिया गया। और उस समय की ये बहुत खूबसूरत महिला थी जिससे कि अजातशत्रु ने विवाह भी किया। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 36 पे। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेरीकल्चर। देखिए इस तरह से सवाल जरूर एग्जाम में रहते हैं, है ना। अध्ययन को लेकर भी एक सवाल जरूर पूछा जाता है और इनके नाम को भी लेकर पूछा गया है। तो रेशम कीट पालन को कहते हैं दोस्तों सेरीकल्चर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बख्तियार खिलजी ने कब नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया था? बख्तियार खिलजी कब नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस करके राजधानी उदंतपुर को कब्जा कर लिया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, सन 1202 ईस्वी, बी इज द करेक्ट आंसर। बख्तियार खिलजी जो था दोस्तों 1202 ईस्वी से 1203, है ना, 1202 से 1203 ईस्वी में विक्रमशिला महाविहार को नष्ट कर दिया था और यहाँ पर विशाल पुस्तकालय भी हुआ करता था। जिस समय उस 160 बिहार, जहाँ पे उस समय के 160 बिहार थे, बिहार जिसको हम लोग मठ कहते थे, रहने का स्थान जिसको कहा जाता था, जहाँ विद्यार्थी अपना अध्ययन करते थे। तो इनको खंडहर बनाने का सारा श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। तो इन्होंने 1202 ईस्वी में उदंतपुर पर भी फिर कब्जा किया। सवाल नंबर 38 पे चलते हैं। विदेह के राजा जनक ने निशक या सुवर्ण या सतनाम उपहार के दिए गए, यह कहाँ वर्णित है?
तो विदेह के राजा जनक ने निशक या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए गए नाम हैं, ये वर्णित है दोस्तों आपको बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, आंसर ए कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे। बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, चिरांद और चेचर, चिरांद और चेचर याद रखेंगे। ए और सी हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस काल के अवशेष उत्तर बिहार के चिरांद, जिसको अभी सारण जिला कहा जाता है, इसको चिरांद को याद रखिएगा, है ना, कभी क्वेश्चन पूछ दे तो याद रखेंगे, है ना। और चेचर जो कि वैशाली जिला के नाम से अब जाना जाता है ना, वैशाली जिला के नाम से जाना जाता है, से प्राप्त हुए थे। ताम्रप्रस्तर युग जो है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से लेकर, याद रखेंगे, ये 1000 ईसा पूर्व तक के समय काल को कहते हैं ताम्र युग। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 40 पे। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, 101 अनुमंडल हैं यहाँ पे, याद रखेंगे। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 101 हैं, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 41 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। मनरेगा के तहत बिहार में कितने अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा? बिल्कुल बहुत अच्छे आंसर कर लेंगे मित्रों। यहाँ पे देखिए, सारे प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है आप लोगों को। बिहार में मनरेगा के तहत कितने अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा? 2858। जी हाँ, ये अमृत सरोवर यानी कि तालाब का निर्माण होगा, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ से। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इन तालाबों का नाम अमृतसर क्यों पड़ा? ठीक है, क्योंकि ये जीवनो आधार बना है, जीवन का आधार बना है, और सभी जिलों में, बिहार के सभी जिलों में लगभग 75 तालाबों का निर्माण करना है, इसलिए इन सभी तालाबों का नाम अमृत सरोवर रखा गया है। कुल 2858 यहाँ पे बनने हैं, ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? चंपा नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कि मगध और अंग महाजनपद को ये अलग करती है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे वरुण नदी भी हो सकता है शायद, यहाँ पे कुछ बाय मिस्टेक है, बट यह ध्यान रखिएगा चंपा नदी यहाँ पे जो है आपके घटना चक्र वाले बुक में दिया गया है, इसलिए चंपा नदी आप याद रखिएगा इसको। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, वरुण नदी मुझे लगता है कि जहाँ तक आंसर होना चाहिए, बट ध्यान में रखिएगा आंसर यहाँ पे सी ही लगाइएगा आप लोग। वैसे तो वरुण नदी पृथक करती है अंग जनपद और महाजनपद को शायद, है ना, मुझे जहाँ तक पता है। अब यहाँ पे बुक का जो है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये घटना चक्र का अपडेट है। अगला अपडेट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। महापाषाण संस्कृत हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थर और घेरी गई समाधियां। ठीक है, आंसर सी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। ये महापाषाण संस्कृति जो है दोस्तों 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक की काल को कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल के उपयोग में लाए जाते थे, जी हाँ, बड़े पत्थर और घेरी गई समाधियां। सवाल नंबर चलते हैं 44 पे दोस्तों। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को पूर्णता करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल, भारतीय संवाद, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे, भारतीय संवाद जो है में विविधताओं में एकता को पूर्णता करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या कर लीजिएगा, जी हाँ, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, अंतरराज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद और एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवा, ये सभी के सभी सही है यहाँ पे आंसर। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर ई कर लीजिएगा, एक से ज्यादा उत्तर सही है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, देखिए ये तो क्वेश्चन अभी हाल ही मैंने अभी बताया। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष, उसके बाद बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया क्वेश्चन आपको। देखिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है।
बिल्कुल, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इसको भारत का अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 47 पे आंसर करेंगे। प्रतिवर्ष क्षुद्र ग्रह दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष क्षुद्र ग्रह दिवस का आयोजन किया जाता है 30 जून को। कब किया जाता है? 30 जून को। याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है 30 जून को। और ये करंट अफेयर में मैंने आपको दिया भी था लिखकर टेलीग्राम पे। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िएगा, देखिए है ना, टेलीग्राम पे जुड़िए। वहां पे आपको डेली सुबह 7 बजे जो है करंट अफेयर का क्यूज भी कराया जाता है, उसका पीडीएफ भी दे देता हूँ वहां पे। और उसके बाद यहाँ पे 9 बजे आप लोग क्लास कीजिए, जो कि बीपीएससी 67वीं री एग्जाम को लेकर करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। इसका भी पीडीएफ जो है मैं आपको वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों बिहार एसएससी का भी और बीपी बिहार एसआई का भी मैं क्लास जल्द शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या 48 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आंसर कर लेंगे, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है दोस्तों सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होना, ठीक है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होना, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 49 पे आंसर करेंगे। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? जी हाँ, आंसर कर लेंगे दोस्तों, यह लागू नहीं किया जा सकता है। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 50 पे दोस्तों, आंसर करिएगा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण, सबसे अच्छा गुण यही है कि साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और उसके चरित्र को लेकर, ठीक है, क्रियाशील बनता है। तो आंसर यहाँ पे हम कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन शायद कल भी करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु की गति निम्नलिखित में से नापी जाती है। बिल्कुल, एनीमोमीटर, बी इज द करेक्ट आंसर। एनीमोमीटर से नापी जाती है। एनीमोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और जो है दोस्तों वायु के वेग की मापी जाती है एनीमोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, और हाइड्रोमीटर से द्रव्य मापते हैं और जल के घनत्व मापते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 52 पे। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन के में सरकार द्वारा चिन्हित किया गया एक भाग नहीं है? निम्नलिखित में से आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन, है ना, में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए एक भाग नहीं है। तो न्यायिक प्रणाली में सुधार, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां से आप लोग नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 53 पे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो था दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पर, करीब 10 लाख व्यक्ति के आधार पे रखा गया था, अनुपात के आधार पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 54 पे। 25 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी कौन है? बिल्कुल, आईएनएस वेला इज द करेक्ट आंसर। आईएनएस वेला, क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोगों को करंट अफेयर में भी, ध्यान रखिएगा। 25 नवंबर 2021 को सेवा में शामिल किया गया आईएनएस वेला पनडुब्बी का निर्माण मुंबई के स्थित जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ पे नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस में इसका सहयोग भी है, मतलब फ्रांस की कंपनी इसको सहयोग भी करती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और भंडारण और इसके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध कब से किया जाएगा? ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन कर दिया गया है वैसे तो ऑल ओवर इंडिया 1 जुलाई 2022 से ही, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 56 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई जाती है? देखिए, शहरी क्षेत्र भी पूछता है, कहीं कृषि का क्षेत्र भी पूछाता है। तो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी जो है ना, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, बट शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? तो ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी इसको कहते हैं। क्या? शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हैं?
बिल्कुल, मुंगेर और नालंदा। यहाँ पे जो छात्र बी और सी उत्तर कर रहे हैं, यानी कि उत्तर हमारा ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा उत्तर है, तो यहाँ पे हमें आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य हमें मिलते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 58 पे दोस्तों। भारत का रूर किसे कहते हैं? बिल्कुल, भारत का रूर किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 59 पे दोस्तों। भारत का विशाल मरुस्थल भाग कौन सा है? बिल्कुल याद रखिएगा, थार मरुस्थल। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में पूछा गया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 60 पे। बोधयन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में कितने वर्ष की अवस्था में किया जाता है? कल ही क्वेश्चन बताया था, तो यहाँ पे आंसर जरूर बताइएगा। बिल्कुल 8 वर्ष। क्षत्रिय बालक का ये आपको जो है 11 वर्ष, ठीक है, ये क्षत्रिय बालक के लिए है, ठीक है, याद रखेंगे। और 12 वर्ष जो है वैश्य बालक के लिए, ठीक है, ये तीनों बताया था हमने कल आपको। सवाल नंबर 61। सीमा पर तनाव कम करने हेतु भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की वार्ता का कौन सा दौर 12 जनवरी 2022 को चुशुल मोल्दो बैठक स्थल पर संपन्न हुई? जी हाँ, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल अनंदिया सेनगुप्ता और चीन के चांगलिन के साथ ये बैठक हुई है और ये 14वां संस्करण था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 14वां वार्ता स्तर था जो कि कमांडर के स्तर पे किया गया दोस्तों। भारत के नोट कर सकते, क्वेश्चन पूछेगा ये, है ना। लेफ्टिनेंट जनरल थे अनंदिया सेनगुप्ता और चीन के थे चांगलिन, ठीक है, चांगलिन। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 62 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण? बिल्कुल कैप्सियन की उपस्थिति, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 63 पे। जी हाँ दोस्तों, भारत की कौन सी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% का आरक्षण दिया है? भारत की पहली यूनिवर्सिटी जहां पे महिला छात्रों को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% का आरक्षण दिया है, यह है पटना यूनिवर्सिटी। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 64 पे। निम्न में से कौन सा सही है? बिल्कुल, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, याद रखेंगे दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 65। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणियां सीमा बनाती हैं? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, भारत एक जो है, सॉरी माफ करेंगे, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा बनाती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अरानकोन्या, नागा और पटकोई, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से आंसर हमारा ई हो जाएगा। अरन अराककोणियाम है ना, अराककोणियोमा जिसको हम लोग कहते हैं, नागा और पटकाई, ये तीनों ही सही है, ए बी और सी। सवाल नंबर चलते हैं 66 पे। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो वेल मछली जो है यहाँ पे स्तनपायी है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे वेल, डॉल्फिन, सील, जलपाई जो है जलीय स्तनपायी धारी स्तनधारी जीव हैं और महासागर में ये पाए जाने वाले जीव हैं, याद रखेंगे। तो अगर कहीं डॉल्फिन भी दिखे तो आपको बताना होगा, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 67 पे। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो फ्रांसीसी आए थे भाई सबसे लास्ट में, है ना, ये याद रखेंगे आप लोग। यूरोपीय शक्तियों की पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था और भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज भी की थी पुर्तगाली व्यापारियों ने। वास्को द गामा, है ना, 17 मई 1498 को भारत आया पश्चिमी तट पर और एक कालीकट पहुंचा था, ठीक है। बट यहाँ पे पूछा गया कि सबसे अंत में आए, तो ये फ्रांसीसी थे, याद रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 68। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? बिल्कुल नर्मदा घाटी, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों झारखंड के ऊपर। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ?
15 नवंबर सन 2000 को। बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं। अगर आप उत्तर बी कर रहे हैं तो लगातार प्रश्नों का उत्तर देते रहें कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, और प्लीज क्यूज में बने रहें, तभी आप लोगों के एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो फिर आपको ही इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल पाल काल का, जी हाँ, पाल वंश के जो काल का बौद्ध विहार हमें प्राप्त हुआ है नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था। बी इज द राइट आंसर। कौन अनुवांशिकी अव्यवस्था नहीं है? इनमें से कौन अनुवांशिकी अव्यवस्था नहीं है? नहीं बोला गया है तो याद रखेंगे दोस्तों, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, आंसर सी करिएगा, नहीं है ये इसकी। सवाल नंबर चलते 72 पे। हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा है ये मो बस, इसको नाम है, प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा उत्तर कर सकते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यहाँ की राजधानी कहाँ है और यहाँ के गवर्नर कौन है? सवाल नंबर चलते हैं 73 पे दोस्तों। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जी हाँ, एक्चुअली यहाँ पे विभिन्न शासक भी आए हुए हैं, कई नगरों के साथ स्तूप, गुफा, स्तंभ का निर्माण करवाया गया यहाँ पे। ठीक है, तो पाटलिपुत्र, वैशाली इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ई इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 74 पे। पाक स्ट्रेट किन राज्यों के मध्य में स्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका। ये भी क्वेश्चन कल करवाए थे आप लोग को, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तमिलनाडु यानी कि चेन्नई को कहते हैं, इसकी राजधानी है। ठीक है, श्रीलंका यानी कि तमिलनाडु यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच का जो हमारा पाक स्टेट है, ये दोनों देशों को अलग करता है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 पे। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत लेमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में कब प्रस्तुत किया था? तो ये हुआ था 1809 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 1809 ईस्वी में, याद रखेंगे। अपने विचारों को अपने पुस्तक में रखा था, फिलॉसफिक जूलॉजिक जी हाँ में प्रकाशित किया गया था। जेन बैप्टिस्ट लेमार्क इनका नाम था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 76 पे। जुगनू होता है, एक कीट होता है, याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में वैसे। सवाल नंबर चलते हैं 77 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, आय का असमान वितरण होना, उच्च निर्भरता दर का बढ़ना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर होना और बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन होना। तो ए से लेकर जो है आंसर हमारा डी तक सही है। जी हाँ, जो कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, तो इसलिए ई उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 78 पे। विश्व के सबसे बड़े बृहत्काय केकड़े के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? बिल्कुल, ये जैव मंडल है दोस्तों, बांडूर समुद्री जैव मंडल। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा या कीकड़े का क्षेत्र बांडूर समुद्री जैव मंडल। सवाल नंबर 79। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो प्रथम हुआ था अजात शत्रु के समय। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और ये 500 से लेकर 300 भिक्षुकों ने भाग लिया था इसमें, और राजगीर में यह संगीति जो है, जो सप्तपणी गुफा है, क्षत्रिय गुफा और पीपल पर्वत जो है वहां पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी अध्यक्षता अगर पूछेगा, देखिए क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, है ना, इसके शासन काल में हुआ था और अध्यक्षता हुआ था किसके अध्यक्षता में? तो महाकश्यप। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी अध्यक्षता में हुआ था यह संगति। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बिहार में प्राप्त द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है?
बी शेरशाह सूरी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 81, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 82 पे, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 83 पे दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? बिल्कुल, वासुकी इज द राइट आंसर, ये आपको बता चुके हैं। सवाल नंबर 84, गृह मंत्रालय द्वारा जारी टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची 2021 में जारी की गई बिहार के किस पुलिस स्टेशन को 10वां स्थान मिला है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये रामपुर का चौराम थाना है, याद रखेंगे रामपुर का चौराम थाना, जो कि 10 टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची में शामिल हुआ है और ये गृह मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, रामपुर चौराम थाना। सवाल नंबर 85, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन है ना, सुदोधन, बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सवाल नंबर 86, एनेलिडा और मोलास्का के बीच संयोजक कड़ी कौन सी है? बिल्कुल, नियोपाइला इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 87, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन जी हाँ ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 88, अंग्रेजों के पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई को कब बनाया गया? 1687 में, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 89, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा, सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, ये सभी। ठीक है, आंसर क्या कर लीजिएगा, ऑल, यानी कि ई इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 90, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली कौन सी थी? बिल्कुल, याद रखेंगे दोस्तों, वंश परंपरागत राजतंत्र, डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि वैदिक काल से संबंधित है, राजतंत्रात्मक प्रणाली। और इसमें शासन का प्रमुख जो होता था वो राजा होता था, राजा वंशानुगत होते थे, यानी कि उनके पुत्र के पुत्र, फिर उनके पुत्र, ऐसे ही चलता था वहां पे। तो आंसर कीजिएगा डी, वैदिक युग। सवाल नंबर 91, 26 से 27 जून 2022 को G7 के 48वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका उत्तर बी आ रहा है तो 48वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे, 26 से लेकर 28 जून के बीच हुआ था वैसे तो ये, ठीक है, और जर्मनी में आयोजित किया गया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 92 पे, देश के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक वन क्षेत्र का विस्तार है? देश में कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का 75% का जो क्षेत्र है वन क्षेत्र का विस्तार है? तो मात्र 5, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप है, और राज्यों में मिजोरम है, केंद्र शासित में अंडमान निकोबार है, और अरुणाचल प्रदेश है, राज्यों में मेघालय है, जहाँ पे 75% से अधिक जो है ये वन क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 93 पे, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह इज द करेक्ट आंसर। अगर आप उत्तर ए कर रहे हैं तो आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि इनकी मृत्यु के पश्चात, जी हाँ, एक शक्तिशाली राजा हुआ जो कि 1838 में लाहौर में पैदा हुआ और किशोर वय राजा बना, महाराजा दलीप सिंह के असाधारण कहानी से हमें प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर चलते हैं 94 पे दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान में लगभग बराबर होते हैं?
बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ए और बी उत्तर सही होगा यहाँ पे, तो आंसर हम ई कर लेंगे। सवाल नंबर 95, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इज द नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 96, वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। एग्जैक्टली आंसर डी कर लेंगे, हाइग्रोमीटर से। जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर, हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर। 1% के रूप में व्यक्त की जाने वाली सापेक्ष आर्द्रता जलवाष्प की मात्रा का एक मापक होता है जो कि हवा मात्रा को मापता है। सवाल नंबर 97, पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग कौन सा है। बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर, प्रादीपीय पठार इज द राइट आंसर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 98 पे, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां पर है। बिल्कुल इट्स सी, सप्त सिंधु इज द राइट आंसर। सप्त सिंधु में है। प्रारंभिक आर्यों के आगमन और उनके क्षेत्र विस्तार के संबंध में जानकारी देने वाले वेद जो ऋग्वेद में है, और इनमें बताया गया है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे, और सिंधु और उसके साथ सहायक नदियां भी, उसके बारे में हमें वर्णन सप्त सिंधु से मिलता है। सवाल नंबर 99, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु। तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों यहाँ से। जी हाँ, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश है ना। सुदूर पूर्वी बिंदु बोला गया है क्योंकि देखिए ये जो हमारा भारत का नक्शा है ये कुछ इस तरह से है ना, ये कुछ इस तरह से है। तो ये हमारा ईस्ट वाला क्षेत्र है, ये नॉर्थ वाला क्षेत्र है, ये वेस्ट वाला क्षेत्र है और साउथ का। तो सुदूर पूर्वी क्षेत्र हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और ये किवुत है ना, किवुथु जगह का नाम है, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 100, खैबर दर्रा किस देश में स्थित है। आंसर करेंगे इट्स अ बी, पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से 100 क्वेश्चन हमने देखा। यहाँ पे आप लोगों ने कितने उत्तर सही किए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही।